हे एवरीवन, वेलकम टू टुडेस वीडियो। स्वागत है आप सभी का आज के लेक्चर में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो आज का हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है, यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे आर्टिकल 96 से लेके 100 तक। जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल होते हैं, जैसे कि आपके पूछे गए होते हैं, या फिर कुछ ऐसे पॉइंट हमें आर्टिकल में देखने को मिलते हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं या प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, तो उन्हीं आर्टिकल को हम डिस्कस करते हैं। और बाकी के कुछ आर्टिकल है जो हम छोड़ भी देते हैं, ठीक है, तो उनका कोई मतलब नहीं बनता है, इसलिए हम यहाँ पे डिस्कस उसको नहीं करते हैं। हमें उतना ही पढ़ना है जितना हमारे एग्ज़ाम के लिए सफिशियंट रहे। और 10 चीज़ों को पढ़ने से बेहतर है कि एक चीज़ को हम 10 बार पढ़ें, अगर वो आ भी जाए एग्ज़ाम में तो हम उसको अपना करेक्ट आंसर टिक कर पाएँ, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 96 से। तो 96 क्या कहता है? द स्पीकर और द डिप्टी स्पीकर नॉट प्रिसाइड वाइल अ रेजोल्यूशन फॉर इज रिमूवल फ्रॉम ऑफिस इज अंडरटेकन। आप सब जानते हैं कि अगर लोकसभा स्पीकर हैं या फिर डिप्टी स्पीकर हैं या फिर चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, या फिर वाइस चेयरमैन होते हैं, तो इनका क्या होता है, एक कार्यकाल होता है, उसके बाद इनके ऑफिस से इनको रिमूव कर दिया जाता है। बट अगर क्या होता है कि इनके कार्यकाल में ही इनके ऑफिस से अगर इनको रिमूव कर दिया जाता है, तो उस टाइम पर जो है वो ऑफिस में क्या करेंगे, प्रिसाइड नहीं करेंगे, ऑफिस को जो है वो हेड नहीं करेंगे। तो यही बात इसमें की गई है कि चाहे वो स्पीकर हो या फिर डिप्टी स्पीकर हो, नॉट टू बी प्रिसाइड वाइल रेजोल्यूशन फॉर इज रिमूवल फ्रॉम ऑफिस इज अंडर कंसिडरेशन। जब इनका रिमूवल जो है, इनको हटाने की प्रोसेस जब स्टार्ट हो जाएगी, तो ये क्या करेंगे, जिन इनका जो ऑफिस है उसको प्रिसाइड नहीं करेंगे, उसको हेड नहीं कर सकते। ये बात की गई है आर्टिकल 96 में। अब चलिए नोट पॉइंट में हमारा कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखी हुई हैं, जैसे कि न्यू लोकसभा के फर्स्ट सिटिंग दिन। मतलब इनका कहने का मतलब है कि आप सबको पता है, हमने पढ़ा भी है कि जो लोकसभा होती है उसका कार्यकाल जो है वो कितना होता है, तो वो 5 ईयर होता है। जब 5 ईयर मतलब 5 साल हो जाएंगे तो एक नई लोकसभा बनाई जाएगी। जब नई लोकसभा बनाई जाएगी उस टाइम पे क्या है कि जो लोकसभा स्पीकर है वो तो होंगे ही नहीं, क्योंकि नई नई लोकसभा बनी है। लोकसभा स्पीकर कब चुने जाएंगे, लोकसभा के सदस्यों में से भी किसी सदस्य को लोकसभा स्पीकर बना दिया जाता है। पर जब नई लोकसभा चुनी गई है उस टाइम पे जो स्पीकर हैं वो नहीं चुने गए होते हैं, उनको बाद में चुना जाता है। तो उस टाइम पे जब नई लोकसभा बनी है उस टाइम पे कौन स्पीकर की पोस्ट पर रहेंगे, कौन लोकसभा को जो है वो प्रिसाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कौन आ जाते हैं, तो इनका नाम है प्रो टर्म स्पीकर। इनको बोलते हैं प्रो टर्म स्पीकर। अस्थायी स्पीकर के रूप में, अस्थायी अध्यक्ष के रूप में, लोकसभा अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष के रूप में इनको नामित किया जाता है। प्रो टर्म स्पीकर जो है वो चुने जाते हैं। किसके द्वारा चुने जाते हैं, तो ये प्रेसिडेंट साहब के द्वारा इनको ओथ दिलाई जाती है। तो ये ध्यान रखना है कि जो प्रो टर्म स्पीकर होते हैं उनको किसके द्वारा ओथ दिलाई जाती है, तो प्रेसिडेंट साहब के द्वारा दिलाई जाती है। अगर हम बात करते हैं कि प्रो टर्म स्पीकर होते कौन है, तो वो व्यक्ति होगा जो लोकसभा में कई बार चुन चुका होगा, ठीक है, जो सर्वाधिक बार लोकसभा के लिए चुने गए हो। मतलब वो व्यक्ति हो सकता है जो ने बहुत ज़्यादा बार लोकसभा के लिए चुना गया हो, मतलब जिनको एक्सपीरियंस हो लोकसभा का। ये भी कह सकते हैं कि जो ऐसे व्यक्ति हों जो बहुत दिन से लोकसभा में जो है वो चुनकर आ रहे हों, क्योंकि उनको लोकसभा का ज़्यादा एक्सपीरियंस है, इसलिए उनको एज अ प्रो टर्म स्पीकर प्रेसिडेंट साहब के द्वारा चुना जाता है। मतलब उनको ओथ दिलाई जाती है। उसके बाद वो अपना काम स्टार्ट कर देते हैं और कुछ दिनों बाद जो है वो लोकसभा के स्पीकर का चुनाव हो जाता है, ठीक है। ओके, अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं आर्टिकल 97। ये बात करता है सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ लोकसभा स्पीकर एंड स्पीकर और राज्यसभा चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन। तो राज्यसभा के क्या हो जाएगा, राज्यसभा के कौन होते हैं, एक तो चेयरमैन होते हैं और एक डिप्टी चेयरमैन होते हैं। वैसे ही लोकसभा के कौन होते हैं, एक स्पीकर होते हैं और एक हमारे डिप्टी स्पीकर होते हैं। तो इनकी सैलरी क्या रहेगी, क्या अलाउंसेस इनको मिलेंगे, तो ये सारी बातें जो है वो आर्टिकल 97 बताता है। क्या सैलरी मिलेगी, किस तरीके से इनको सैलरी दी जाएगी, कहाँ से सैलरी दी जाएगी, तो ये सारी बातें आर्टिकल 96 कहता है। अगली बात आती है यहाँ पे ओथ और अफर्मेशन ऑफ लोकसभा स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर एंड राज्यसभा चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन। तो यहाँ पे बात की गई है ओथ के बारे में। तो स्पीकर
या फिर लोकसभा स्पीकर या फिर लोकसभा डिप्टी स्पीकर या फिर राज्यसभा चेयरमैन और राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन को ओथ किस तरीके से दिलाई जाएगी, कौन इसको ओथ दिलाएंगे, तो ये बात करता है आर्टिकल 99। तो पूछा जाता है कि आर्टिकल 99 किस बारे में बात करता है, तो लोकसभा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर एंड राज्यसभा चेयरमैन और राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन के ओथ के बारे में बात करता है, कौन इनको शपथ दिलाएंगे। ठीक है, तो देखिए कौन इनको शपथ दिलाते हैं ये ज़्यादा बार पूछा जाता है। तो लोकसभा स्पीकर हो या फिर डिप्टी स्पीकर हो, इनको ओथ जो है प्रेसिडेंट साहब के द्वारा दिलाई जाती है और यह शपथ लोकसभा के मेंबर के रूप में होती है। ऐसे नहीं चुना जाता है कि ये लोकसभा स्पीकर बन गए, मतलब इनको जो प्रेसिडेंट साहब जो है इनको ओथ दिलाते हैं वो कैसे दिलाते हैं, एज अ लोकसभा मेंबर दिलाते हैं, ना कि एज अ लोकसभा स्पीकर दिलाते हैं। ठीक है, तो इनको जो ओथ मिलती है, जो शपथ मिलती है, वो एज अ लोकसभा मेंबर मिलती है। अब आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जितना आप इसको इम्पॉर्टेंट लगाएं उतना ही कम है। ठीक है, ये बात करता है आर्टिकल 100, आर्टिकल 100 बात करता है, ये बात करता है कोरम के बारे में। देखिए आपसे ये पूछा जाता है आर्टिकल 100 में क्या दिया गया है, कोरम के बारे में बात की गई है। कोरम कौन से आर्टिकल में दिया गया है, तो आर्टिकल 100 में दिया गया है। तो हमारे दो क्वेश्चन यहाँ से बन गए। अब पूछता है कि कोरम का मतलब क्या होता है, तो हम यहाँ पे आपको समझाते हैं। कोरम का मतलब होता है सदस्यों की न्यूनतम संख्या जिसके उपस्थित होने से सदन की कार्यवाही चलती है। ठीक है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, पूरे सदन का 1/10% सदस्यों का होना अनिवार्य है। कैसे समझिएगा, मान लिया कि अगर आपका स्कूल है, ठीक है, जब से हम पहले स्कूल जाते थे ना, स्कूल जाते थे, मान लिया एक क्लास में 100 बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं, 100 स्टूडेंट है एक क्लास में। टीचर आए और अब देखिए 100 के 100 बच्चे तो कभी आए ही नहीं है क्लास में, 100 से कम ही बच्चे आते हैं। पर क्लास में पढ़ाना टीचर कब स्टार्ट करेंगे, तो टीचर का कहना ये है कि जब 100 के 1/10% बच्चे आएंगे, मतलब 100 का 1/10 हिस्सा बच्चे जब आएंगे तभी हम पढ़ाएं। तो 100 का 1/10 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो गया 10। तो टीचर का कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर 100 में से 10 बच्चे अगर क्लास में आ जाते हैं तो हम क्लास में पढ़ाना शुरू कर देंगे। अगर 10 से कम बच्चे आते हैं, 9 भी बच्चे आते हैं, तो हम नहीं यहाँ पे पढ़ाएंगे। तो यही बात की गई है कि जो लोकसभा और राज्यसभा कोई भी हाउस हो, वहाँ पे क्या है, न्यूनतम संख्या सदस्यों की उपस्थिति की कितनी होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए टोटल संख्या का 1/10। कितना, टोटल संख्या का 1/10। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करते हैं लोकसभा, तो लोकसभा में कितने सदस्य, 545 सदस्य हैं। पर लोकसभा की जो है वो कार्यवाही कब चालू होगी, तब चालू होगी जब इसके 545 के 1/10 मेंबर वहाँ पे उपस्थित होंगे। तो 545 का 1/10 कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। मतलब 55 लोग जब उपस्थित होंगे, 55 मेंबर जब लोकसभा में उपस्थित होंगे, तभी लोकसभा की कार्यवाही वो चलेगी। वैसे ही राज्यसभा में होता है, इसमें कितने होते हैं, 245। 245 का कितना होना चाहिए, 1/10 होना चाहिए। तो 1/10 कितना हो गया, तो यहाँ पे 25 हो गया। तो 25 लोग जो है वो लोकसभा में उपस्थित होंगे, तभी लोकसभा की कार्यवाही चलेगी। ठीक है ना, तो ये बात करता है कोरम के बारे में। कहाँ पे दिया गया है, आर्टिकल 100 में दिया गया है। क्या बात करता है आर्टिकल 100, कोरम के बारे में। कोरम क्या होता है, वह सदस्यों की न्यूनतम संख्या जिनके उपस्थित होने पर सदन की कार्यवाही चलना स्टार्ट हो जाती है। कितना हिस्सा चाहिए, तो हमें चाहिए होता है 1/10 हिस्सा चाहिए होता है। लोकसभा में अभी कितनी सीटें हैं, तो 545। ठीक है, और राज्यसभा में कितनी है, 245 है। तो इनका 10%, और जो 10% है ना, ये पॉइंट बड़ा पूछा जाता है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। ओके, तो आज के लिए हमारा इतना ही था। आशा करते हैं आप सबको समझ में आया होगा। पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। और आगे की वीडियो में जो है हम बिल को डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपने पढ़ा होगा, एक होता है हमारे पास मनी बिल। बहुत सवाल आते हैं इससे, मनी बिल से कौन डिसाइड करता है कि कोई बिल मनी बिल है या फिर नहीं है। एक होता है हमारे पास फाइनेंशियल बिल। क्या होता है, फाइनेंशियल बिल। एक होता है हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ये भी पूछा जाता है कि ये कौन से आर्टिकल में दिए गए हैं। तो बने रहिएगा ऐसे ही वीडियो के साथ में, और सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया कीजिएगा। और जो पॉलिटी है उसका पूरा का पूरा प्लेलिस्ट जो है वो चैनल पे दिया गया है। तो आप शुरू से चीज़ों को अगर सुनना शुरू करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होते जाएंगे। थैंक यू।